मैं तो थैंक्स ही बोलना चाहूँगा, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इस लायक समझा। जी, अवार्ड्स का मायने क्या है आपके लिए, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर से लेके इंटरनेशनल एमी अवार्ड का नॉमिनेशन भी आपके खाते में आ चुका है अब तक। अवार्ड्स तो अगणित हैं, तो व्हाट डू अवार्ड्स मीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए? डिपेंड करता है कहाँ से मिल रहा है। जब नेशनल फिल्म अवार्ड आपको मिला था तब तो अनगिनत आपको फिल्मों के लिए, मतलब तब तो खुशी हुई थी, वाकई दिल से खुशी हुई थी। जी, इंटरनेशनल एमी के लिए भी आप गए थे, उसमें विदेश गए नॉमिनेशन हुआ था मेरा। जी। वो नॉमिनेशन होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 4 एक्टर नॉमिनेट हुए थे एमी में, उसमें से एक मैं भी था, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी वो तो। जी, आज आपको विचारजीवी अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि बचपन में या अभी किन के विचार से आप, या किन किन के विचार से आप प्रभावित हुए हैं कभी? मैं विचारों से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। शुरू में जैसे स्वामी विवेकानंद से हुआ, फिर बाद में बहुत और भी बहुत सारे जॉन पॉल सार्त्र और नीत्शे और ओशो भी थे उनमें। तो बहुत सारे लोगों के, सोक्रेटिस भी थे, प्लूटो भी थे, बहुत बहुत लोग थे जिनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। आप खुद एक सितारे हैं जो आसमान में, कल शाम को भारत ने भी इतिहास रचा, हम चांद तक पहुंच गए। चंद्रश्री की सुनी होगी, आपने ट्वीट भी किया है, क्या कहना चाहेंगे उस मोमेंट के बारे में? और मुझे तो खुद ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ही चांद पे है। इससे प्राउड की मोमेंट क्या हो सकती है कि हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए। आई थिंक मुझे तो खुशी की बात है कि हम ऐसे ही प्रोग्रेस जो है हर फील्ड में दिखाएं, सिनेमा में भी दिखाएं और मीडिया में भी दिखाएं, इतनी प्रोग्रेस और इतनी ऑनेस्टी। जी, आपके सफर के शुरुआत के बारे में अभी हम बात करेंगे, मगर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि सफर की शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे। जिन साधारण सी शुरुआत की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। मगर अब भी सक्सेस, कामयाबी तक आप पहुंच गए हैं, मगर आपका व्यवहार वही है, आप बदले नहीं। जब मुझे बिना बदले चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों बदलूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता कि बदलने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से काम मिला था मुझे। जी, जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसी वजह से काम मिलता है, आपको लाइक करते हैं लोग। अगर वही बदल दें आप, तो वो तो बहुत ही बेमानी हो जाएगी बात। जी, इस वजह से अभी भी किसानी आपको उतनी पसंद है? अब मुझे सारी वो चीज़ें पसंद है जो पहले थी, जी, आज भी वही पसंद है। हाँ, जो परिवर्तन होते रहते हैं बीच बीच में, मतलब पसंद कुछ बदलती रहती है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो सबके साथ होता है आई थिंक वो तो। जी, क्योंकि काफी लोग चौंक गए थे जब आपके वो दृश्य हमने देखे थे लॉकडाउन के वक्त के। शायद आप करते रहते होंगे, मगर पहली बार लोगों ने वो दृश्य देखे। हाँ, चूँकि लॉकडाउन में टाइम था सबके पास, सब अपने अपने गांव चले गए थे, मैं भी अपने गांव चला गया था। अब बचा कुछ नहीं था, क्या करें, चलो वहाँ लोग भी नहीं होंगे खेतों में, जिससे डर लगे कि भाई कोरोना कोविड वोविड ये हो जाएगा। तो काफ़ी सन्नाटा था उधर, तो वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता था, तो काम भी करना शुरू कर दिया था मैंने वहाँ पे। और घर भी उसी तरह का बनाया आपने मुंबई में, जैसे शायद उत्तर प्रदेश में? घर वर्ग मुझे ज़्यादा, सच बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है घर का, बट ठीक है, बन गया। अब उस चर्चा वर्चा तो मैं क्या करूँ उस पर। सही बात है। अब मैं शुरुआत पे चर्चा करना चाहूँगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, क्योंकि आपके आइडिया में, आज फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ है, आपके जहन में वो आइडिया आया होगा कि आपको एक्टर बनना है। वो कब आया, किन परिस्थितियों में आया, ज़रा बताइए। आई थिंक मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, और उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी। तो मैं 1 साल तक बिल्कुल खाली ऐसे ही घूमता फिरता रहा यहाँ वहाँ। तो किसी ने मुझे थिएटर दिखाया, और वो देख के मुझे एहसास हुआ कि ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे किसी की ना तो रिकमेंडेशन चल सकती, ना झूठ चल सकता। तो जो स्टेज पे अगर आप हैं, तो जैसा करेंगे वैसा इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और उससे ऑनेस्ट काम मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि ये बहुत ही ऑनेस्टी वाला काम है, इसमें आजमाया जाए हाथ। तो मैंने थिएटर वेटर करना शुरू कर दिया। बड़ौदा से मेरी शुरुआत हुई, गुजराती नाटकों से। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ सजेस्ट किया कुछ लोगों ने कि आप दिल्ली चले जाएं। तो फिर मैं दिल्ली भी रहा, एक साल तक मैंने थिएटर किया। फिर मैं लखनऊ में मैंने 2 साल थिएटर किया, BNA। और फिर वापस मैं NSD में मैंने एडमिशन ले लिया, और वहाँ आके मुझे थोड़ा थिएटर वेटर के बारे में, और प्लेज और परफॉर्मेंस,
एक्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे एक्चुअली जानकारी हुई। जी तो फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया था। जी। मगर मुंबई तो गए, मगर काम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते मिला। काम जो है उस तरह का शायद मिला नहीं जिस तरह से आपको उम्मीद थी। तो क्या कुछ कहेंगे उन सालों के बारे में? हाँ, प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े थे, सरफरोश की मैं बात करूं, जंगल की मैं बात करूं, मगर पार्ट्स छोटे थे, मगर आपके जहन में छोटा बड़ा नहीं था कुछ, आप करना चाह रहे थे वो और ज्यादा करना चाह रहे नहीं, मैं सच बताऊं, मैं इस उस ये सोच के गया ही नहीं था कि मुझे कोई स्टार बनना है, क्योंकि एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग का काम मिल जाए बस, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे प्लेज में हो, चाहे स्ट्रीट प्ले हो या टीवी हो। ये सोच के नहीं गया था कि भाई मुझे स्टार बनना है, फिल्मों में काम करना है, ये सोच के मैं नहीं गया था। सर्वाइवल था, सर्वाइव करना था। एक्टिंग पेशा था मेरा, उस पेशे से सर्वाइव करना था। तो धीरे धीरे एक एक रोल से, एक एक डायलॉग से, एक एक सीन से दो हुए, दो से फिर तीन हुए। तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसा हुआ, कोई अचानक से चमत्कारी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जी इसीलिए मेरा बिलीव ही नहीं है, चमत्कारों पे बिलीव ही नहीं मेरा, क्योंकि मेरी लाइफ में जो सारे कुछ हुआ वो बाकायदा एक एक चीज़ करके हुआ, एक एक स्टेप से हुआ। जी। इरफान साहब के फिल्म में भी आपने काम किया, छोटा सा रोल था, कैमियो था, मगर तब से उनकी नज़र आप पे पड़ी और तब जब उन्होंने आपका न्यूयॉर्क में कैमियो देखा, मैंने पढ़ा है कि वो भी खुद रोने लग गए वो देखकर। हाँ, हम लोग न्यूयॉर्क में थे और फिल्म का नाम भी न्यूयॉर्क ही था। तो एक सीन था, काफ़ी बड़ा सीन था। तो कबीर ने मुझसे कहा कि ये सीन करना है। तो मैंने ये सीन पढ़ा, तो मैंने ये पढ़ के तो नहीं हो सकता, इसको विजुलाइज कर लेता हूँ मैं। क्योंकि इमीडिएटली जैसे मैं पहुंचा था, कि जेट लैग भी था मुझे, तो मैं डायलॉग याद नहीं कर सकता। तो 6-7 पेज के डायलॉग थे। तो मैंने कहा इसको विजुलाइज कर देता हूँ मैं, और एक ही टेक में हो सकता है तो हो जाएगा ये, तो ट्राई करते हैं। तो कबीर भी माने और हमने किया वो। और चूंकि मैंने बिल्कुल सोच रखा था, जो सोच रहा था वही बोलता जा रहा था, वो हो गया एक टेक में। तो वो सीन अब मुझे भी मालूम नहीं था कि इस तरीके से निकल के आएगा वो सीन। तो फिर इरफान भाई को बुलाया गया, वो देखा उन्होंने, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने, अच्छा लगा उनको। जी। आपने अभी कहा कि आप मुंबई स्टार बनने नहीं आए थे, एक्टिंग करने आए थे, मगर क्या आप मानते हैं कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार बन गए हैं? मेरा तो बिलीव नहीं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अभी भी मैं एक्टर ही बन जाऊं वो भी काफ़ी है, क्योंकि इतना वास्ट है ये एक्टिंग का जो फील्ड है, कि मैं जितनी भी इसमें डीप में जाता हूँ, जितनी भी गहराई में जाता हूँ, मुझे वो डरा देती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इतना कुछ है कहने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि एक ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है एक ज़िंदगी भी। तो ढंग से एक्टर ही बन जाओ भी काफ़ी, आई थिंक उसी की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ हासिल हो जाए, कुछ इस ये जो रोल कर रहा हूँ ये हो पाएगा या नहीं, पर जो सोचा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सोचने में तो बड़ा मज़ा आता है कि मैं इस रोल को इस तरीके से करूँगा, है ना, लेकिन जब खड़े होकर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं। वो कभी अचीव होती हैं, कभी नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं चल पाता हो, देखने वालों को पता नहीं चल पाता कि क्या कुछ मिस हो रहा है, बट कुछ हो जाता है, क्योंकि वो हमें मालूम होता है, एक्टर्स को मालूम होता है कि जो सोचा था वो उसका थोड़ा सा कुछ रह गया। तो इसी कश्मकश में आई थिंक पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जी ऐसा होता है जी। मगर जब नवाजुद्दीन करते हैं तो कमाल करते हैं। सहमत हो तो तालियां बजाएं। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इंटरनेशनल एमी अवार्ड नॉमिनेशन का भी जिक्र कर रहे थे। आप खुद कैन फिल्म फेस्टिवल जा चुके हैं बेहद काफ़ी बार, मल्टीपल टाइम्स। पिछले साल हमने देखा था भारत को भी फोकस देश बनाया था कैन ने। तो भारतीय सिनेमा का डंका विदेश में बज रहा है काफ़ी सालों से। मगर जब आप जाते थे शुरुआत में और अब जब आप जाते हैं तो फ़र्क क्या महसूस किया है अबाउट इंडियन एक्टर्स एंड अबाउट इंडियन फिल्म्स? क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको विदेश में? अभी क्या है कि हमारा जो सिनेमा है थोड़ा सा इंटरनेशनली, थोड़ा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, थोड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अभी, लाइक जिस तरीके से कोरियन सिनेमा है या ईरानियन सिनेमा है या यूरोपियन सिनेमा है, जो इंटरनेशनल सिनेमा में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो वो उनकी फिल्में अप्रिशिएट की जा रही हैं, उस लेवल पे शायद हम अभी पहुंचने में हमें शायद वक्त लगेगा। क्योंकि कुछ जो बना सकते हैं
इतना दमखम है हमारे कंट्री में, यूथ के पास इतना दमखम है कि वो अच्छा सिनेमा बना सकता है, बट उनके पास फाइनेंस की बहुत कमी होती है, और जिनके पास अथाह फाइनेंस है वो उस तरफ सोचते नहीं है, ये तो है। जी क्योंकि हमने देखा था कि नाटू नाटू ने पुरस्कार तो जीता इस साल बेस्ट सॉन्ग में ऑस्कर्स में और गोल्डन ग्लोब्स में, मगर बेस्ट फिल्म या बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म तक पहुंचने के लिए अभी शायद समय है, आपको लगता है? नहीं नहीं, समय तो नहीं, अगर चाहें तो हो भी सकता है, लेकिन चाहने वाले जो हैं ना उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। जो चाहते हैं, जो पैशनेट है सिनेमा को लेके, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो फैक्ट है। और जिनके पास है, जो मैंने बताया, जिनके पास है वो चाहते नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो और पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये फर्क है जी, लक्ष्य का फर्क है, लक्ष्य का फर्क है। जी बिल्कुल। मैं ये भी जरूर आपसे पूछूंगा कि आप खुद गेम चेंजिंग एक्टर थे ओटीटी पे। आप उस समय आए ओटीटी पे जब अक्सर बड़े स्टार्स करते नहीं थे, और अक्सर बहुत लोगों के घरों में ओटीटी सब्सक्रिप्शंस थे नहीं। देन यू एंटर्ड द वेब सीरीज एंड ओटीटी स्पेस। तो तब आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं रिस्क है, या रिस्क लेना पसंद है? मुझे खुद नहीं पता था ओटीटी क्या है। मुझे बताया कि एक सेक्रेट गेम्स करके एक सीरीज है, वो ओटीटी पे आएगा। मैंने ओटीटी क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि ये सीरीज है और एक प्लेटफॉर्म है ओटीटी, उस पे आएगा। तो मैंने यार इतनी मुश्किल से, तो मुझे लगा टीवी सीरियल है। मैंने इतनी मुश्किल से तो फिल्मों में आया हूँ मैं, वापस से तुम मुझे टीवी सीरियल करवा रहे हो। तो मैं माना नहीं, और मुझे आई थिंक काफ़ी कन्विंस किया। फिर लास्ट में अनुराग कश्यप आए, उन्होंने बोला कि ये जो है ना 190 कंट्री में दिखाया जाएगा। तो मैंने कैसे, तो उन्होंने दिखाया है मुझे कि उस वक्त पे एक आध कोई सीरीज चल रही होगी इंटरनेशनल सीरीज, उसके मैप, वर्ल्ड के मैप पे आ रहा था वो, कि कहाँ कहाँ पे ये इस वक्त पे दिखाई जा रही है। तो मुझे वहाँ पे लाइट वाइट जल रही थी, तो मुझे दिखाया कि इन कंट्री में ये सीरीज चल रही है। तो मैंने कहा ये तो 190 कंट्री में मतलब सीरीज चलेगी, अगर मैं करूँगा तो, मतलब अगर ये, तो तब मैंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ। तो थोड़ा एक वो भी था कि लालच भी था कि 190 कंट्री में आपका काम देखेंगे लोग, तो किया। फिर मैंने, मुझे भी आइडिया नहीं था कि नेटफ्लिक्स क्या है, ओटीटी क्या है। जब फिर जब आपने रिस्पांस देखा, और खास करके आपके किरदार के लिए, तो जहन में क्या चला? सही टाइम मैं सच बताऊं, मैंने अभी तक मैंने अपनी सीरीज पूरी नहीं देखी है। सेक्रेट गेम्स के एक दो क्लिप्स देखे जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ। मैंने पूरा सीरीज देखा ही नहीं है। क्या बात कर? हाँ, क्योंकि मैंने इतना सुन लिया था कि बहुत अच्छा है सीरीज, अप्रिसिएशन, तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक ठाक काम कर ही दिया होगा। हाँ। इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। हाँ। तो अब देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्रिटिसाइज करते तो ज़रूर देखता जी, कि क्या कुछ नहीं कि था, क्या गलत किया जी। वही है कि यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डायलॉग्स में बात है कि कभी कभार ऑडियंस को याद रह जाती है, और इन्हें खुद कहना पड़ता है कि अरे हाँ वो डायलॉग भी था ज़बरदस्त वाला, बट ऑडियंस को अब तक याद है, जैसे अभी हम अनुभव कर रहे थे। मगर मैं आपसे एक और सवाल अब पूछूंगा, क्योंकि तब की ओटीटी के बारे में बात कर लिया, शुरुआत जो आपने की सीक्रेट गेम। अब जो ओटीटी है, हम देख रहे हैं कि अब आप ज़्यादा काम कर नहीं रहे ओटीटी में। तब आपने हिट दिया सीक्रेट गेम्स में, मैंने सिर्फ एक ही किया है ओटीटी। वही अब जब सब आ गए हैं, सब कूद पड़े हैं इस बैंड वैगन में, अब आप आ नहीं रहे हैं इस बस पे। उसके बाद आई थिंक मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं, कुछ आए काम ओटीटी के आए, तो मुझे लगा कि यार अभी वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगा कि वो पैशन जो था वो शायद कहीं गायब है, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, कुछ दिन के लिए रहने देते हैं। कोई पैशनेट डायरेक्टर आएगा स्टोरी लेके, तो उसके साथ करेंगे काम। आपको लगता है फिर कि जिस उद्देश्य से ओटीटी आया था, टू बी डिफरेंट फ्रॉम फिल्म्स, उस बात से कहीं ना कहीं हिल गया है? नहीं, कुछ अच्छी सीरीज भी आ रही हैं हर साल, कोई ना कोई अच्छी सीरीज आती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उनकी और आवश्यकता है शायद। और हाँ, मतलब मैं तो देखता नहीं, मैं जो अच्छी, जिसका वाकई जिसका नाम होता है, जिसके बारे में, जिस सीरीज के बारे में लोग नेचुरली बात कर रहे होते हैं, तो वो देखने का मन करता है। आखिरी कौन सी देखी आपने जो पसंद आई आपको फिल्म? अरे बाप रे, मैंने पंचायत देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। बहुत बढ़िया काम भी था। चर्चा भी चल रही थी पिछले 1-2 साल में थिएटर के बारे में कि बॉक्स ऑफिस पे क्या हो गया है, फिल्में चल नहीं रही हैं, लोग आ नहीं रहे हैं देखने के लिए। इसकी वजह क्या आप मानते हैं?
ये तो जो उसके एक्सपर्ट हैं उनसे बात करूं, मैं तो एक्टर हूँ यार। जी। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता। अगर मुझे मालूम हो तो मैं खुद की फिल्में प्रोड्यूस करने लगता। सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फिल्में कौन सी चलती, क्यों देखते हैं लोग, अचानक से थिएटर में भर भर के आने लगते हैं। मैं और जिस फिल्म पे उम्मीद की जाए तो कोई नहीं आता, तो कोई ना कोई तो कनेक्ट होती होंगी वो फिल्में लोगों से। तो वो मुझे वो टेस्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मेरे क्या करें, जिनके समझ में आते कि इस तरह की फिल्म लोग पसंद करते हैं तो वो भी बनाने लगते। जी। बट कांट से कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्में हिट होती हैं और कौन सी नहीं चलती, मुझे बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल। आप किन आधार पे स्क्रिप्ट एक चुनते हैं या हाँ बोलते हैं? अगर कोई आता है आपके पास तो क्या कुछ देखते हैं? मैं तो कैरेक्टर अपना देखता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ उस मामले में। वो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए, वो मैं उस तरह के कॉर्कीनेस होना चाहिए, कश्मकश होनी चाहिए, इन कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए उसकी, कुछ एक इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो कैरेक्टर जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। होनी चाहिए कि एक इंसान की तरह होनी चाहिए, कुछ खराबियां भी हों उसमें, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। वो मुझे उस तरह के कैरेक्टर बहुत भाते हैं। और इस वजह से आप कैरेक्टर्स देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, मैं कुछ गिना देता हूं जो इनकी बात को पूरी तरह सच साबित करेगा। मंटो, अगेन अ वेरी फ्लॉड आइकॉनिक कैरेक्टर। माझी, दशरथ माझी का कैरेक्टर गहलोड़ से, कमाल की कहानी थी। मैं खुद गहलोड़ गया था आपका इंटरव्यू करने, मुझे याद है, बिहार में, गया के बाहर एक जगह है। रमन राघव, ठाकरे, ऑल आइकॉनिक कैरेक्टर्स। पर कहीं ना कहीं आपका नाता बायोपिक से क्यों लग जाता है? आई थिंक मैंने जितनी बताई उतनी की हैं बायोपिक। हाँ, उसके अलावा भी की हैं फिल्में। ये भी काफी हैं, ये भी काफी हैं बायोपिक्स। इतनी बायोपिक्स तो बहुत कम एक्टर्स करते हैं। तो यू एंजॉय रियल लाइफ की कोर्स कहानी? मैंने कुछ बायोपिक तो बहुत इंजॉय की, जैसे इवन ठाकरे भी मैंने बहुत इंजॉय, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था। क्योंकि उस तरह की पर्सनैलिटी का जो रोल करते हैं वो ऐसा ना हो कि मिमिक्री हो जाए उसकी, तो बहुत ही एज पे चलना पड़ता है जी। कि मैं नवाज भी दिखना चाहिए और ठाकरे भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर बिल्कुल ही ठाकरे बन जाऊंगा तो इसका मतलब मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उनकी। तो कहीं ना कहीं मैं भी रहना चाहिए उसमें, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत कितना रेशो रहना चाहिए वो भी बहुत ही मैंने बहुत ही साइंटिफिकली उसको तैयार किया था उस कैरेक्टर को। क्योंकि वो पतले दुबले से थे, तो उनकी वॉक किस तरीके से होगी, कहाँ पे वो वेट शिफ्ट करेंगे, उनका जो आवाज़ जहाँ से उनका सुर निकलता है, जहाँ से बोलते हैं, उसका हारमोनियम पे प्रैक्टिस की। तो काफ़ी तैयारी की थी एक्चुअली मैंने। मंटो के लिए मैंने इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मंटो का फोटो है, उनको वीडियो नहीं है उनका कोई भी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सहूलियत मिल गई। लेकिन जिन लोगों को आप देखते हैं जिनके वीडियोस हैं या वो अभी भी जिंदा हैं, उनको पोर्ट्रेट करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग कंपेयर भी करते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग है, या तो बिल्कुल ये तो कॉपी कर रहा है उनकी। तो वो थोड़ा सा एजी होता है वो। बिल्कुल नहीं, ठाकरे में जो काम किया आपने ज़बरदस्त था वाकई में। अब एक और इंटरेस्टिंग आपका फर्स्ट लुक आया है, ट्रेलर आया है जो चर्चाओं में आ गया है। मैं देख रहा हूँ हड्डी, वहाँ आपने एक अगेन बहुत ही अलग रोल है, उसके बारे में ज़रा बताएं। वो आपकी वर्सिलिटी तो ज़रूर दिखाता है, मगर बिल्कुल ही अलग लुक है नवाजुद्दीन जी। हाँ, क्योंकि मैंने आई थिंक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये दिमाग में नहीं रखा कि मैं ट्रांसजेंडर को प्ले कर रहा हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि हर ट्रांसजेंडर की ख्वाहिश होती है, वो कंप्लीट फीमेल होना चाहती है। क्योंकि जब मेरी बातें होती थी, क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले मैं काफ़ी उन लोगों की कम्युनिटी के साथ रहा, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, एक विश होती है कि हम औरत बन जाएं। हम एक विश होती है उनकी, एक ख्वाहिश होती है उनकी, चाह होती है उनकी वो। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा वो था, सबक था कि मैं ये प्ले ना करके एक फ़ीमेल प्ले करूँगा। तो उसी तरीके से, उसी नज़रिए से मैं दुनिया को देखनी शुरू किया मैंने, फीमेल के नज़रिए से। तो जितना हो सकता था बिना किसी बनावट के, जितना रियल हो सकता है, ओढ़ी भी नहीं लगनी चाहिए, इम्पोज नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ की, तो उस तरीके से तैयारी की। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आई थिंक 2.5-3 घंटा मेरा मेकअप होता था, वो पार्ट करना पड़ता, और उसी दिन फिर दूसरा कैरेक्टर होता था, फिर वो उतार के फिर दूसरा, फिर अगेन फिर वो। तो इस तरीके से आई थिंक 9 घंटे तो 9 आवर्स तो मेरे सिर्फ
मेकअप में, उतारने में और चढ़ाने में निकल जाते थे। जी। तो ये था। कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि एक कैरेक्टर से निकलना, सेट से जब आप लौटते हैं घर या होटल, तो उससे बाहर आना, या फिर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ आसानी से नहीं, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब तक कैरेक्टर होता है मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में ये काम है। मैं दुनिया में यही काम शायद करने के लिए आया था और मुझे खुशी होती है। मैं बाकी चीज़ों की केयर नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस वक्त पे जब आप कोई किरदार करते हैं, वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसमें रहना मुझे पसंद है। मैं ये नहीं कि मैंने स्विच ऑफ करके फिर पूरी दुनियादारी में आ गया। मैं नहीं चाहता हूँ दुनियादारी में आऊँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे उस दौरान जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ। उन 2 महीने में या 3 महीने में मतलब मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ, उस कैरेक्टर में रहना चाहता हूँ। जी। और इस वजह से